प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा कि मैंने अपने दो दोस्तों के साथ भीलवाड़ा से शुरू किया सफर और पहुंचा चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर और एक्सप्लोर किया भारत के सबसे बड़े पोर्ट में स्थित प्रसिद्ध कुंभा महल को और देखे इस प्राचीन महल के सभी दर्शनीय स्थल। इसके बाद हम पहुंचे वहां जहां स्थित है महाराणा कुंभा द्वारा जीर्णोद्धार किया गया कुंभा श्याम मंदिर और साथ ही देखा प्रसिद्ध मीरा मंदिर को भी। अब देखिए आगे। अब हम बढ़ रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। किले में हमारी अगली मंजिल। अब हम आ पहुंचे हैं जिस स्थान पर यह कहलाता है विजय स्तंभ। तो वहां से हम एंटर हुए हैं। यहाँ से ऐसे चढ़ते हुए हम इस तरफ आए हैं और यहाँ पे है इसके अंदर जाने का रास्ता जिस पर लगा हुआ है ताला और यह जो है दक्षिण दिशा को फेस करते हुए है। ये देखिए आप, शानदार विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा की विजय का गवाह। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में करवाया था और 10 वर्षों के अंदर यह निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। 9 मंजिला यह विजय स्तंभ है जिसके अंदर 157 सीढ़ियां है। 9 फ्लोर का इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि नवग्रह के ऊपर इसको आधारित किया गया था। फिलहाल इसके अंदर कोरोना की वजह से 2 साल से ऊपर जाना जो है वो बंद किया गया है सरकार द्वारा, तो हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसकी बाहरी दीवारों के ऊपर हमें दिखाई देती हैं रामायण और महाभारत कालीन कथाएं। उनका चित्रण जो है मूर्तियों के रूप में यहाँ पे किया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कार्विंग की गई है इन मूर्तियों के रूप में, बहुत ही खूबसूरत। तो अब आपको बताता हूँ उस विजय के बारे में जिसके उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी और अहमद शाह जो था अहमदाबाद वाला, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से महाराणा कुंभा को युद्ध के लिए चैलेंज किया था। तो राणा कुंभा ने उनके चैलेंज को स्वीकार किया, लेकिन युद्ध क्षेत्र जो है वह अपने यहाँ पे न चुन के उन्होंने एमपी के अंदर जो खानवा है, खानवा के मैदान को उन्होंने चुना था। बड़ा भीषण युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंदर विजय हुई थी महाराणा कुंभा की। तो इस विजय को यादगार बनाने के लिए ही इस विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो अष्ट धातु का यह जो तार आ रहा है, बेसिकली यह एक तड़ित चालक है और इसे लगाया जाता है बिजली गिरने से बचाने के लिए। तो इस पर लगभग 150 साल पहले बिजली गिरी थी जिससे इसका 9वां और 8वां फ्लोर है वह क्षतिग्रस्त हो गया था। और जो महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, इन्होंने 150 साल पहले इस बिजली गिरने के बाद में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये जो पुराना कार्विंग वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, यह है और यह स्वरूप सिंह जी ने जो जीर्णोद्धार करवाया था बाद में, प्लेन वाला हिस्सा बिना कार्विंग वाला, यह वह है। कॉर्नर्स पे यहाँ पे हाथी लगे हुए हैं। विजय स्तंभ की खास बात एक और है कि इसके अंदर राणा कुंभा ने, वैसे तो बाहर की तरफ जो भी है सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो मूर्तियां हैं उनको बनवाया था, लेकिन इसकी 3री और 8वीं मंजिल के ऊपर अंदर जो है अरबी भाषा के अंदर अल्लाह शब्द भी लिखवा दिया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि शायद भविष्य के अंदर अगर यहाँ पे मुगलों का या किसी का और अधिकार होता है तो वो इसे तोड़े नहीं। विजय स्तंभ के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे जो दूसरा जौहर हुआ था रानी कर्णावती द्वारा जो किया गया था, यह जौहर स्थल है। यह स्थान जो आज समतल दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पे 30 से 40 फुट गहरा गड्ढा हुआ करता था और इसी स्थान पर रानी कर्णावती ने लगभग 13,000 महिलाओं के साथ में जौहर किया था। तो विजय स्तंभ के बिल्कुल पास में ये जो आप मेरे पीछे स्थान देख रहे हैं, यह यहाँ का जो दूसरा जौहर हुआ था रानी कर्णावती द्वारा जो किया गया था लगभग 13,000 महिलाओं के साथ में, यह वह जौहर स्थल है जो वर्तमान में आप देख रहे हैं। घास का जो मैदान सा है छोटा सा, इस जगह पहले हुआ करता था 30 से 40 फुट गहरा गड्ढा। और जो जौहर क्यों हुआ था उस घटना पे भी मैं आता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, पन्ना धाय वाली जो कहानी बताई थी, यह जो बात है उससे थोड़ा पहले की है। तो होता यह है कि जब बनवीर यहाँ पे विक्रमादित्य को मारकर शासक बन गया था, उदय सिंह जिस समय छोटे थे, तो बनवीर की वजह से यहाँ के जो सरदार थे, जो पुराने विश्वास पात्र थे महाराणा सांगा के, उनको उसने अपने आसपास से दरबार से, मंत्री पद से उनसे मुक्त कर दिया था, सेनानायक पद से, और अपने जो चाटुकार, जो चापलूस लोग थे, उनकी भर्ती कर ली थी। तो इस वजह से जो विश्वास पात्र थे महाराणा सांगा के, वो यहाँ से धीरे धीरे किले को छोड़कर दूर चले गए। तो उस वक्त के नाजुक मौके पर 1535 के अंदर गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और यहाँ पे आक्रमण कर दिया।
तो पुराने समय में एक गुजरात से यहाँ पे अगर वो लाव लश्कर लेकर आ रहा है तो उसमें वक्त बहुत लगता है। तो गुप्तचरों द्वारा यहाँ पे सूचना जो है रानी कर्णावती तक आ चुकी थी, उन्हें पता लग गया था। उन्होंने यहाँ से जो रुष्ट होके गए थे सरदारों से, उनसे भी मदद मांगी, लेकिन बनवीर की वजह से कोई भी यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। तो इस विषम परिस्थिति के अंदर रानी कर्णावती ने अपने दुश्मन बाबर का जो बेटा था हुमायूं, उसको राखी भेजी और अपनी मदद के लिए बुलाया। तो अपनी बहन के बुलावे पर हुमायूं जो है अपनी सेना के साथ में रवाना तो हो जाता है, लेकिन जब वो रास्ते में यहाँ पे आ रहा होता है तो बहुत सारे जो दूसरे मुस्लिम शासक थे रास्ते वाले, वो उसे रोकते हैं कि भाई तुम हमारे विरोधियों के साथ में जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, उनका साथ नहीं देना चाहिए। तो इसी परिस्थिति के अंदर उसको जो है 4-5 दिन का एक्स्ट्रा वक्त लग जाता है हुमायूं को रोकने की जो कोशिश की जाती है। और बहादुर शाह जो होता है वह अपनी सेना के साथ में यहाँ चित्तौड़ पहुंच जाता है। तो रानी कर्णावती को आभास हो जाता है कि जो मेरा भाई है हुमायूं, वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इस परिस्थिति के अंदर वो जौहर करने का ही निर्णय लेती है। जो राजपूत शतरानियां जो डिसीजन लिया करती थी, वही रानी कर्णावती अपना डिसीजन लेती है। और इस घटना से पहले वह अपने छोटे पुत्र उदय सिंह की जो कहते हैं ना कि देखभाल का जिम्मा जो होता है पन्ना धाय, उनको सौंप देती है। और इसी जगह यहाँ पर सारी की सारी जो 13,000 महिलाएं थी रानी कर्णावती के साथ में राजपूती जो दुल्हन का जो जोड़ा होता है वह पहनती है, मेहंदी लगाती है, पूरे श्रृंगार के साथ में यहाँ अग्निकुंड के अंदर जौहर करती है। तो यह जौहर वाला जो स्थान है वह यही है हमारे पीछे। ये जो यज्ञ वेदी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हर साल जो यहाँ जो बलिदान हुआ था, जौहर हुआ था, उसकी याद के अंदर यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है। और जौहर स्थल के जस्ट बाजू में आप सामने देख सकते हैं समदेश्वर मंदिर। तो राणा लोग जो युद्ध में जाते थे पहले यहीं पर शीश नवाते थे, और जौहर से पहले रानी कर्णावती ने भी यहीं पर पूजा की थी। आइए वहां पे दर्शन करते हैं, चलिए मंदिर की तरफ। तो ये देखिए मंदिर का शिखर और ऊपर लहराती हुई केसरिया ध्वजा। तो इस समदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था राजा भोज ने, जिनके नाम से ही कहावत जुड़ी थी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो उन्होंने 8वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया और 11वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था गुजरात के शासक कुमारपाल जी ने। और उसके बाद में 15वीं शताब्दी में इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया था अपने जो राणा कुंभा हैं उनके पिताजी राणा मोकल जी ने। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार है यह मंदिर। यह मंदिर पहले शमशाना शिव के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहीं पर पास में होता था शमशान घाट, जहां पे अंतिम संस्कार किया जाता था और उसके बाद में किए जाते थे यहाँ पे दर्शन। तो यह मंदिर शमशाना शिव भी कहलाता था। और जो भी राजा लोग जो हैं युद्ध के लिए जाते थे अपने शस्त्रों का पूजन यहीं पर किया करते थे। और रानियों ने जिन्होंने भी यहाँ पे जौहर किया था उन्होंने पहले यहीं पर पूजा अर्चना की थी और उसके बाद में ही जौहर किया था। और मंदिर के जो आधार के अंदर आप जो पत्थर देख रहे हैं, इनको जो गुलाब की पंखुड़ियाँ उल्टी रखी रहती हैं जैसे, उस तरीके से इनकी कार्विंग यहाँ पे की गई है। समदेश्वर मंदिर जो है, इस मंदिर की खास बात है इसकी आप बाहरी दीवारों पर देख सकते हैं जो आम जनजीवन होता है उसका चित्रण होता था। ये देखिए जैसे कि इसमें बारात दिखाई गई है, देख सकते हैं आप। किले पर जैसे जैसे आक्रमण हुए थे मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाथी हैं सभी हाथियों की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। और यहाँ विराजमान है नंदी भगत, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और नंदी का जो मुख है वहाँ पे है बिल्कुल सामने। ये देखिए अंदर से मंदिर, आंतरिक दीवारें हैं जो ये काली पड़ चुकी है, ये देखिए आप। चलिए देखिए सामने है भव्य प्रतिमा मंदिर की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्वरूप आपको एक ही प्रतिमा में दिखाई दे रहे हैं। वहां है समदेश्वर मंदिर, उसी के प्रांगण से यहाँ पे सीढ़ियाँ आ रही हैं और नीचे उतरते हुए अब हैप्पी भी आ चुका है मेरे साथ में। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह जो कुंड, यह कहलाता है गौमुख कुंड यहाँ का, क्योंकि प्राचीन काल में यहीं पर एक झरना होता था जिससे जल हमेशा बहता हुआ शिवजी का जो अभिषेक करते हुए नीचे गिरता था। इस किले का संबंध जो है महाबली भीम जो है, पांडवों में महाबली भीम थे, उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो
भीम द्वारा जो आधा निर्माण किया हुआ था यहाँ पर, वो फुल डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो भीम का जो आधा बनाया हुआ परकोटा जो कहा जाता है, इसी स्थान पर मौर्यवंशी चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था, चित्रकूट दुर्ग बनवाया था। और उसी टाइम पे बाद में यहाँ पे ये जो कुंड था, जो पहले मंदाकिनी कहलाता था, एक तीर्थ के रूप में था, इसको बाद में गौमुख नाम दे दिया गया। और यही वह कुंड है जो मैंने आपको कुंभा महल के अंदर दिखाई थी ना, जो सुरंग, उस सुरंग से जो रानियां थी वो यहाँ पर आती थी और स्नान करके भगवान की पूजा किया करती थी। तो इस कुंड को सास बहू का कुंड भी कहा जाता है, क्योंकि साथ में सास बहू यहाँ पे स्नान किया करती थी। ये देखिए मंदिर दिखाई दे रहा है, समदेश्वर मंदिर, और ये देखिए गौमुख कुंड का सुंदर दृश्य। और वो जो जल निमग्न एरिया आप देख रहे हैं, जल में डूबा हुआ, वह है भगवान शिव का मंदिर। और जो झरना है वो वहीं पर नीचे से ही निकला करता है, तो उसका जो जल है अभी फिलहाल इस कुंड के अंदर ही है, जो 50 फुट गहरा कुंड है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह एक जैन मंदिर है। और गौमुख कुंड के अंदर कहा जाता है बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, जो फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ओवरफ्लो जो होता है पानी, वो इसमें से निकल जाता है, नीचे चला जाता है, ताकि जल भराव जो है वो यहाँ पर ना हो। दीवार के अंदर ये जो छेद बने हुए हैं, देख रहे हैं आप, इनसे बाहर चला जाता है। और ये यहाँ से जो ओवरफ्लो होकर गौमुख का पानी है वो एक झरने के रूप में गिर रहा है, नीचे तक जाता है। और ये देखिए आप, हरियाली ही हरियाली है पहाड़ी पर। आइए चलते हैं। सामने जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं, यह है उत्तरी जौहर द्वार कहलाता है। तो अब हम उत्तरी जौहर दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं अगली मंजिल की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाथी की टूटी फूटी प्रतिमा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सीताफल के पेड़। और ऐसे ही आप पूरे किले पर देखेंगे, सीताफल के पेड़ आपको बहुत सारे लगे दिखाई देंगे। और इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में जब युद्ध हुआ करता था, सैनिक घायल हो जाते थे, तो सीताफल के जो बीज होते हैं, इन्हीं को पीस के और कई चीज़ों के साथ में मिला के औषधि बनाई जाती थी, ताकि सैनिक जो हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको सीताफल के पेड़ जो हैं बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। अब हम बढ़ रहे हैं काली मंदिर की तरफ। तो आ पहुंचे हम कालिका मंदिर में। ये देखिए सामने है कालिका मंदिर, सीढ़ियों से वहां दाखिल होते हैं। तो ये देखिए, यह है कालिका माता जी का मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और दो भक्त वहां पर आ रहे हैं। ये है मंदिर प्रांगण। तो यह है कालिका मंदिर का प्रांगण। और इस मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा, इसका जो निर्माण जो करवाया था वह करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी सूर्य मंदिर के रूप के अंदर। बाद में जब यह 8वीं शताब्दी के अंदर जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो बप्पा रावल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और उन्होंने सूर्य देव के स्थान पर अपनी जो कुलदेवी हैं, कालिका माता जो है, उनको यहाँ मंदिर में स्थापित किया था। और इस जो प्रतिमा की खास बात यह है कि यह स्थिर प्रतिमा न होकर चल प्रतिमा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रतिमा को जब भी युद्ध होता था, तो राणा होते हैं और जो रावल होते हैं, वो अपने साथ में युद्ध भूमि में ले जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पूजा अर्चना करना संभव हो नहीं पाता था, क्योंकि युद्ध जो है वो महीनों तक चला करता था। तो इस वजह से यह प्रतिमा युद्ध स्थल में उनके साथ में जाती थी और वहीं पर इनकी पूजा की जाती थी। और युद्ध होता था, युद्ध का जो कहते हैं ना कि आरंभ शंख से किया जाता था, शंख की ध्वनि से, और समापन पर भी शंख बजाया जाता था। तो इस तरीके से वहाँ कालिका माता की पूजा हुआ करती थी। अब कालिका माता की जब मूर्ति वो अपने साथ लेके जाते थे, मंदिर का यह स्थान रिक्त ना हो, इसके लिए यहाँ पे उनका जो अम्बा माता का स्वरूप है वह यहाँ पे स्थापित किया जाता था। तो आइए अब देखते हैं ज़रा कालिका मंदिर। ये देखिए माँ की ध्वजा लहराते हुए, बहुत ही शानदार है गुंबद। और मंदिर के जस्ट यहाँ सामने ही है भगवान शिव का मंदिर। शिव शक्ति दोनों साथ होते हैं। ये देखिए ऊपरी हिस्सा काला पड़ चुका है, क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर है।
और आप वहाँ देख सकते हैं सूर्य देव की जो है प्रतिमा वह वहाँ पर है, जब प्राचीन सूर्य मंदिर होता था यह। ये देखिए मंदिर प्रांगण। मंदिर में ज़्यादा भीड़ जो होती है वह मौके होते हैं नवरात्रा के दिन, और जो भी संडे आता है उस दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। माता जी के मंदिर से जो वहाँ तालाब दिखाई दे रहा है उसे पत्ता जी का तालाब कहा जाता है। तो ये देखिए पत्ता जी के तालाब तक हम आ गए हैं, और यहाँ से अब हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ पे जयमल जी का पत्ता जी का महल है। आइए एंटर होते हैं जयमल और पत्ता जी के इस महल के अंदर। इसे पत्ता हवेली भी कहा जाता था। आज यहाँ सिर्फ खंडर ही शेष है, ऊंची इमारत के नाम पे सिर्फ वही है। यह 3 मंजिला इमारत लग रही है। ये देखिए जयमल पत्ता जी का महल, और उनके साथ ही यहाँ पर और जो सेना नायक और सैनिक होते थे वो भी निवास करते थे। तो यहाँ से हम एंटर हुए हैं, और यहाँ पे लेफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं कंकाली माता का स्थान है, जो कि पत्ता जी की कुलदेवी थी। और इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्ता जी का स्मारक है। वीर पत्ता जी हैं यहाँ, ये देखिए। टूट चुका है पूरी तरीके से, यह छत गायब है, आप देख सकते हैं। तो अब आपको बताता हूँ जयमल जी, पत्ता जी और कल्ला जी कौन थे। तो बात है सन 1567 की, 1567 की, जब अकबर ने यहाँ पर चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। उस वक्त यहाँ के शासक थे राणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के पिताजी, और अपने पिता के सभी पुत्रों में से वही एकमात्र बचे हुए थे। कहा जाता है कि उस वक्त उनके और कोई संतान नहीं थी, तो वह अकेले ही बचे थे अपने सारे भाइयों के अंदर से भी। तो उनको उनके जो सरदार थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर इस समय नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपके बाद में फिर शासन कौन संभालेगा, आपका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो समझाने पर उदय सिंह जी यहाँ चित्तौड़ को छोड़कर निकल जाते हैं अरावली की पहाड़ियों में आगे की तरफ, जहाँ पर जाकर वो बसाते हैं उदयपुर नगर को। उदय सिंह जी द्वारा बसाया गया नगर है उदयपुर, और यहाँ पर जो रह जाते हैं उनके सरदार, उनके सेना नायक, उनमें हैं जयमल जी और पत्ता जी। तो पत्ता जी सिसोदिया और जयमल जी राठौड़ जो हैं, उनके ऊपर होती है किले की रक्षा की जिम्मेदारी। तो अकबर की सेना द्वारा आक्रमण जब किया जाता है, बहुत प्रयास किए जाते हैं, तो किले की दीवार का एक हिस्सा जो होता है, जो लाखोट की बारी जिसे कहा जाता है, वह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो रात के समय जयमल जी वहां पर उसकी रिपेयरिंग करवा रहे होते हैं। उसी वक्त अकबर द्वारा चलाई गई गोली से उनका जो पैर होता है वह जख्मी हो जाता है, वह लंगड़े हो जाते हैं। तो जब अकबर की सेना यहाँ पर आ जाती है, आक्रमण करती हुई किले के अंदर दाखिल होने वाली होती है, तो जो जयमल जी होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं अब घोड़े पर तो बैठ नहीं सकता हूँ, युद्ध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो रक्त है वह उबाल मार रहा है, मुझे भी युद्ध करना है, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है। तो ऐसे समय के अंदर उन्हीं के जो कुटुंबी हैं कल्ला जी, वह कहते हैं कि काको सा आप मेरे कंधे पर बैठिए और युद्ध की अपनी जो इच्छा है उसे पूरा कीजिए। तो कल्ला जी जयमल जी को अपने कंधों पर बैठाते हैं, और ये जो चाचा भतीजे जो होते हैं, दोनों अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करते हैं और ऐसी वीरता दिखाते हैं, शत्रुओं को ऐसे मारते हैं, और मारते मारते ही ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ के जो दूसरे सरदार हैं, जो पत्ता जी सिसोदिया थे, इनकी भी बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, बहुत वीरता से वो युद्ध करते हैं। लेकिन उस वक्त इनको लड़ते समय अकबर का जो एक पागल हाथी होता है, अकबर की जो मुगल सेना, उसका पागल हाथी सूंड में पकड़ लेता है और पटक कर मार देता है। तो इस तरीके से पत्ता जी भी जो है वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। जयमल जी, पत्ता जी की जो ये वीरता है, इससे अकबर इतना प्रभावित होता है, जब उसे मालूम चलता है सारी बात, तो उसने इनके सम्मान के अंदर जो आगरा का किला था, उसके द्वार की दोनों तरफ हाथी पर बैठी हुई इन दोनों की प्रतिमाओं को स्थापित किया था। बाद में औरंगजेब द्वारा जिन्हें हटा दिया गया था। और इनकी वीरता के किस्से जितने बताए जाते हैं, मैं तो वर्ड्स में बता भी नहीं सकता हूँ। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है जयमल जी और पत्ता जी के बारे में। तो ये देखिए इनके महल का एक दृश्य, जिसके अंदर आप टूटे फूटे खंडरों को देख सकते हैं।
आइए चलते हैं बाहर। और सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने पत्ता जी का तालाब। और इस किले के अंदर इतने सारे जलाशय होने का कारण भी आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो महलों का निर्माण किया गया था उसमें जो पत्थर प्रयुक्त हुआ था वह जिस स्थान पर खोद कर निकाला गया था वहीं पर आप मान लीजिए तालाब या जलाशय वो बन गया था। चलिए अब चलते हैं अगले स्थान पर। अब आ चुके हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के एक बहुत ही विशेष स्थान पर जो कहलाता है पद्मिनी महल। जी हाँ, आपने पद्मावत फिल्म जो देखी है उसमें जो दिखाया गया था, जो रानी पद्मिनी थी, पद्मावती थी, उनका महल, सिंगल देश की राजकुमारी जो यहाँ पर शादी करके आई थी। तो रानी पद्मिनी के बारे में अब आप लोगों को भी काफ़ी जानकारी हो चुकी होगी, क्योंकि पद्मावत जो फिल्म आई थी उसके अंदर भी बताया गया था रानी पद्मिनी का जो जीवन था काफ़ी हद तक। और बाकी फिल्मकार जो होता है अपना अलग वर्जन देते हैं, थोड़ा बहुत उनका प्रभाव होता है। तो कहानी डिटेल में आपको अंदर चल के बताऊँगा। पहले चलते हैं महल के अंदर। ये है महल का प्रवेश द्वार। तो ये है रानी पद्मिनी का महल, देखिए। आइए यहाँ से देखते हैं नज़ारा। तो यह जो सेक्शन आप देख रहे हैं महल का, इसमें दासियाँ रहा करती थी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे उनके जो सुरक्षा के लिए जो गार्ड्स होते थे वह रहते थे। इस तरफ जो है वो दासियाँ रहती थी। यह कॉमन एरिया था दासियों के मेकअप का। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह हुआ करते थे उनके। तो यह वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जब राणा लोग, रावल लोग यहाँ से युद्ध के लिए जाते थे तो दासियाँ इन स्थानों पर खड़े होकर उन पर पुष्प वर्षा किया करती थी। हैप्पी आगे जा चुका है, मुझे भी उसके पीछे जाना होगा। तो यहाँ दासियों वाले सेक्शन से हम आ चुके हैं बाहर। पानी के बीच में आप जो महल देख रहे हैं, रानी इसके अंदर निवास किया करती थी जब गर्मी के जो 4 महीने हुआ करते थे उस दौरान। और कहा जाता है ये जो सामने सीढ़ियां हैं, यहीं पर रानी पद्मिनी को बैठाया गया था और शीशे के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी छवि को देखा था, उनका अक्स देखा था। इस बात की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, बस यह जो अनेक वर्जन है उनमें से एक है। कुछ इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं, कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कुंदे लगे हुए हैं, इन स्थानों पर लगे हुए थे दर्पण। कुछ लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को जो छवि दिखाई गई थी रानी पद्मिनी की, वो इन्हीं दर्पणों द्वारा दिखाई गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि नेहरू जी जब यहाँ देखने के लिए आए थे उस वक्त यहाँ पे दर्पण लगाए गए थे। अब सत्य क्या है हमें यह नहीं पता, मैं तो आपको दोनों वर्जन बता रहा हूँ जो भी जानने को मिला है। कुछ लोगों का मानना है ऐसा हुआ था, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं हुआ था। वो देखिए कालिका मंदिर। अब आपको डिटेल में बताता हूं रानी पद्मिनी की कहानी। कहा जाता है कि वह सिंगल देश की राजकुमारी थी और उनके पास में होता था एक हीरामणि नाम का तोता। तो कहते हैं कि तोता जो होता है अगर आप उसको उड़ा देते हो वो लौटकर आपके पास में आ जाता है। तो रानी पद्मिनी जो है वो बहुत ही रूपवती थी और उनका जो हीरामन तोता एक बार जब उड़ जाता है तो लौट के उनके पास नहीं आता है, काफी दिन हो जाते हैं। होता यह है कि उस तोते को देखकर एक जो बहेलिया होता है, एक जो शिकारी होता है, वह उसे पकड़ लेता है और वह उसको बेच देता है। तो इस हीरामणि तोते को खरीद लिया जाता है रावल रतन सिंह के जो राजगुरु होते हैं, राजपुरोहित होते हैं, उनके द्वारा। और जब एक बार उनके सामने चर्चा चल रही होती है सौंदर्य की, तो तोता बीच में बोल पड़ता है कि आप क्या सुंदरता की बातें करते हो, सुंदर तो हमारे देश की राजकुमारी है रानी पद्मिनी। तो एक तोते के मुंह से जब वो ऐसी बात सुनते हैं तो कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होती है उनके मन में कि यार ऐसी कौन सी सुंदरी है कि एक तोता भी जो है उनके रूप का बखान कर रहा है। तो इस तरीके से रावल रतन सिंह पहुंच जाते हैं सिंगल देश के अंदर बसंत पंचमी से 4 दिन पूर्व और वहां पर एक साधु के वेश में इंतजार करते हैं, क्योंकि जो राजकुमारी पद्मिनी थी अपने परिवार के साथ में वहां पे दर्शन करने के लिए आती हैं। तो वो रावल रतन सिंह जो होते हैं अपना उद्देश्य बताते हैं, अपना परिचय देते हैं। तो उस समय वहां पर एक स्वयंवर किया जाता है और उसके अंदर विजयी होने पर रावल रतन सिंह से विवाह होता है राजकुमारी पद्मिनी का और वह बन जाती है यहाँ मेवाड़ की रानी। क्लाइमेट कंडीशंस थी वह अलग होने की वजह से रानी पद्मिनी को यहाँ पर काफी गर्मी लगती है।
तो इसीलिए यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं जो महल बना हुआ है पानी के बीच में, वह बनाया जाता है, जिसके अंदर रानी जो है इस पद्मिनी महल के अंदर 4 महीने निवास किया करती थी और बाकी का जो समय है वह कुंभा महल जो आपने देखा था वहां पर निवास किया करती थी। अब रानी के रूप के चर्चे जो हैं वो काफी लोगों तक फैल चुके थे, दूर दूर तक। तभी घटती है एक महत्वपूर्ण घटना, जो रावल रतन सिंह के जो एक मंत्री होते हैं उन पर तांत्रिक क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा उन पर आरोप लगाया जाता और वह आरोप सत्य सिद्ध होता है। तो उस कंडीशन के अंदर उस मंत्री को देश निकाला दे दिया जाता है। अपने आप को अपमानित महसूस करके वह जो मंत्री है वह चला जाता है दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के पास में, सुल्तान के पास में, और जाकर उनको सारी जो सीक्रेट्स होती हैं, यहाँ की वार स्ट्रेटेजी क्या होती है, सैनिक कितने हैं, सारी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वह दे देता है और साथ ही बताता है रानी पद्मिनी के रूप के बारे में। यह सुनकर जो दिल्ली का सुल्तान है वह वैसे ही लालची प्रवृत्ति का तो था ही, तो वह चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। इस आक्रमण के अंदर होती है उसकी हार और वह अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वह मानने वाला था नहीं। उसके बारे में आपने मूवी में भी जो कैरेक्टर देखा है, उसको जिस तरीके से दिखाया गया है, बड़ा ही निर्दयी, चालाक, कपटी टाइप का दिखाया गया था, तो वह वैसा ही होता है। वह अपनी सारी कमियों को दूर करता है जो उसके पहले आक्रमण में थी। विशाल सेना को वो लेकर आता है, लेकिन इस बार वह आक्रमण न करके इस किले के चारों तरफ घेराव कर देता है। और इस घेराव करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो भी सामान आया करता था, अनाज की आपूर्ति होती थी, वह आसपास के गांवों से हुआ करती थी, वह आपूर्ति हो जाती है बंद। और यही था सुल्तान का उद्देश्य कि मैं इनकी आपूर्ति को बंद कर दूं ताकि ये लोग खाने के लिए, दाने दाने के लिए मजबूर हो जाएं। तो जैसे ही यहाँ पर किले में अनाज खत्म होने लगता है, तब बाद में फिर रावल रतन सिंह द्वारा उसको संदेश दिया जाता है कि भाई तुमने ये इस तरीके से रोक क्यों रखा, अगर तुम्हें युद्ध करना है तो आओ युद्ध करो। तो युद्ध करने का जो प्रस्ताव दिया जाता है, तब सुल्तान कहता है कि भाई मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं, और एक बार जो है बस आपकी रानी का मुझे आप दीदार करा दीजिए, मैं लौट जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो भी राजपूत सरदार थे वो सब इस बात के खिलाफ थे। और अब इसी के अंदर 2 वर्जन है, जैसे कि मैंने बताया था। कुछ लोग मानते हैं कि रानी पद्मिनी को एक शीशे के द्वारा उसको अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था जब वह यहाँ किले के अंदर आया था दोस्त बनकर, और कुछ लोग कहते हैं ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो ये 2 वर्जन है, आप जो भी मानना चाहें मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से वह एक दोस्त के रूप में रावल रतन सिंह के सामने पेश होता है। और होता यह है कि जब वह विदा लेते लेते अपनी बातों में उलझाकर, दोस्ती की बातों के भ्रम के अंदर उनको जो किले का जो सुरक्षा घेरा होता है उससे भी दूर ले जाता है, और वहां पर होते हैं उसके सैनिक तैयार। तो इस तरीके से धोखे से वह रावल रतन सिंह को अपने साथ पकड़कर ले जाता है, कैद में ले जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर रानी जो पद्मिनी होती है वह कहती है कि सुल्तान ने जो छल किया है इसका जवाब हमें छल से ही देना होगा, जिस बात के लिए बहुत सारे जो राजपूत सरदार वो सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो लड़के कटना जानते हैं, हम छल नहीं करेंगे। लेकिन रानी पद्मिनी समझाती है कि भाई जब जो छल करने वाला है उसके साथ छल करना ही सही है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है कि संदेश दिया जाता है, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाया जाता है कि जो रानी पद्मिनी है वो आने को तैयार है। साथ ही संदेश में कहा जाता है कि रानी पद्मिनी जो है वो अकेले नहीं आएंगी, उनके साथ में आएगी 700 डोलियों के अंदर उनकी दासियां। लेकिन सुल्तान की तरफ से शर्त रखी जाती है कि कोई भी जो उनके साथ में सुरक्षा के लिए सैनिक आएंगे वो हथियार लेके नहीं आएंगे। एक्चुअली जो रानी पद्मिनी का जो प्लान होता है वह यही है कि रानी पद्मिनी खुद वहां नहीं जाएगी, बल्कि उनके वेश के अंदर जो उनके भाई बताए जाते थे कि गोरा और बादल, उनमें जो गोरा थे कि वह रानी पद्मिनी के वेश के अंदर उनके कपड़े पहनकर वो उनके स्थान पर बैठेंगे, और बाकी की जो डोलियां हैं उनके अंदर भी दासियों के स्थान पर बैठेंगे सैनिक। तो रानी पद्मिनी की योजना के अनुसार गोरा ने रानी पद्मिनी के कपड़ों को धारण किया, डोली में बैठा, और साथ ही बाकी की जो और डोलियां थी उसके अंदर दासियों के स्थान पर भी सैनिक बैठे। 2 थे डोली को उठाने वाले और 2 अंगरक्षक थे एक एक डोली के साथ में। तो इस तरीके से टोटल जो 3500 सैनिक थे वह हो गए, और इनमें से जो 2 अंगरक्षक थे उनके पास थे हथियार। तो इस तरीके से 1400 जो सैनिक थे उनके पास थे हथियार। और इस तरीके से यह जो काफिला है पहुंचता है अलाउद्दीन खिलजी के खेमे के अंदर, और वहां पे कहा जाता है कि भाई रानी जो है वो आपके सामने नहीं आएंगी, सारे जो बाकी के जो सेना है इनके सामने, तो इनको अपने अपने जो टेंट है, कैंप जो है उनके अंदर भेज दिया जाए। तो इस तरीके से सारे सैनिक हट जाते हैं, और उसी टाइम पे एक डिमांड की जाती है कि भाई जो रानी है आपके पास आने से पहले एक बार जो है रावल रतन सिंह जी से मिलना चाहती है। तो गोरा जो है
वो रानी पद्मिनी के रूप में उनके पास जाते हैं, उनको मुक्त कराते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की भनक लग जाती है और वहां पे हो जाता है भीषण युद्ध। और इस युद्ध के अंदर वीरता दिखाते हुए, जो दुश्मनों को काटते हुए गोरा बादल जो हैं वो तो वीर गति को प्राप्त करते ही हैं, जो रावल रतन सिंह है वो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। यह संदेश जो है ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया जाता है कि रावल रतन सिंह जो है वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और खिलजी की जो सेना है अब यहाँ पे अटैक करके इस पे कब्जा कर लेगी। तो रानी पद्मिनी को जैसे ये संदेश मिलता है, समय होता है कम, तब जौहर जो होता था, इसी तरीके से जो पहला जौहर जो है वह यहाँ किले के अंदर उसकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान पर यह जौहर नहीं हुआ था, ऐसा मुझे मालूम चला है। और उसका रीजन यह है कि समय बहुत कम था, जो लकड़ियां थी वह भी होने में यहाँ प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन एक स्थान पर उसको एकत्र करने का समय नहीं था। इसलिए रानी पद्मिनी ने संदेश दिया कि जिसको जिस स्थान पर लकड़ियां मिलती हैं, जैसी व्यवस्था होती है, वह उस स्थान पर जौहर कर ले। तो इस तरीके से लगभग 16,000 महिलाओं ने रानी पद्मिनी के साथ में यहाँ इस किले का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो पहला जौहर है वह किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है जब इस किले में दाखिल होता है तो उसे चारों तरफ जलती हुई चिताएं ही मिली थी और इससे वह क्रोधित हो जाता है कि जिस रानी पद्मिनी को वो पाना चाहता था उसे नहीं पा पाया, तो वह इस किले को जो है नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो इस तरीके से यह थी रानी पद्मिनी की कहानी। और उनका जो ये जौहर था यह कोई आम घटना नहीं है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि यार जौहर कर लिया तो क्या कर लिया, अपने मान सम्मान के लिए प्राण त्याग देना कोई आसान बात नहीं है। मैं कोई सती प्रथा का कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं किसी तरीके से, लेकिन जिसने यह कदम उठाया है उसके लिए दूसरे आसान मौके भी थे। उसने अपने मान सम्मान को अपने जीवन से ऊपर रखा, तो उस चीज का हमें आदर करना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले वहां उस झरोखे से हमने देखा था इस तालाब को। ये देखिए यहाँ सामने पार्किंग है। तो पद्मिनी महल के बाद में हम जा रहे हैं दूसरे दर्शनीय स्थल की तरफ। हिमांशु काफी थक गया है अभी, गर्मी ने परेशान कर रखा है इसको। हाँ, सो गया था मैं तो। ये देखिए पठार के ऊपर स्थित है, इसीलिए यहाँ पे आपको मैदानी हिस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है। मेसा का पठार। और यहाँ भी हमें सीताफल के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं काफी, हर जगह यहाँ भी है। यहाँ पे जो आप ये तालाब देख रहे हैं यह कहलाता है भीमलत सरोवर या भीमलत तालाब। और इसका संबंध जो है भीम से है, महाभारत वाले भीम, उन्हीं से। तो इस स्थान से जुड़ी हुई महाभारत कालीन एक कथा है कि उसके अनुसार जब पांडव अज्ञातवास में भटक रहे थे तो भीम का यहाँ पे आना होता है। नीचे आपको जो मैंने झरना दिखाया था वहाँ पे एक योगी हुआ करते थे, निर्भयनाथ जी, और उनके पास था पारस पत्थर। तो जुए के अंदर सब कुछ हार चुके थे पांडव, अपना राजकाज सब कुछ हार चुके थे। इस वजह से भीम उनसे यह विनती करता है कि हे महाराज, यह पारस पत्थर आपके किस काम का, यह मुझे दे दीजिए, हम लोग सब कुछ हार चुके हैं। तो भीम जैसे शक्तिशाली पुरुष को मना करना योगी निर्भयनाथ जी ने उचित नहीं समझा। तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसी शर्त रख दूं जिसे भीम पूरी ही नहीं कर पाए। तो निर्भयनाथ जी जो है भीम के सामने शर्त रखते हैं कि भीम अगर रातों रात इस पहाड़ी के चारों ओर एक परकोटे का निर्माण कर देगा तो यह पारस पत्थर वह उसे दे देंगे। तो भीम को जब यह बात कहते हैं तो भीम सोचता है कि इन्होंने तो एक असंभव सी शर्त मेरे सामने रख दी है। यही बात वह अपनी माता कुंती से कहता है। तो माता कुंती कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी सूर्य देव का एक वरदान शेष है, तो मैं उनसे यह विनती कर लूँगी और 6 महीने तक का जो समय है वो एक रात का ही रहेगा। तो कुंती की विनती के ऊपर सूर्य देव जो हैं कहते हैं कि वो 6 महीने तक नहीं निकलते हैं, रात का समय होता है। और भीम जो है अपने बंधुओं के साथ में यहाँ पे पत्थरों को रख रख के परकोटे का निर्माण शुरू कर देते हैं और लगभग पूरा करने वाले ही होते हैं। तो उसी वक्त क्या होता है, योगी जो होते हैं उनके मन के अंदर छल आ जाता है कि भीम तो ऐसा कर देगा तो पारस पत्थर देना पड़ेगा। तो वह एक यति जो होता है उनके पास में, जो कुकड़ेश्वर, उसको आदेश देते हैं कि तू मुर्गा बन के बाग दे दे। तो योगी के आदेश के ऊपर जो कुकड़ेश्वर होता है वह मुर्गा बन के बाग देता है। और पुराने समय में यही होता था, मुर्गा बाग दे रहा है इसका मतलब सवेरा हो गया है। तो मुर्गे के बाग सुनकर जो है भीम को लगता है कि वह नियत समय पर अपना कार्य नहीं संपन्न कर पाएंगे। और इसी क्रोध के अंदर भीम जो है अपना पैर पटकते हैं, लात मारते हैं और कहते हैं उस समय इस स्थान पर एक गड्ढा हो गया था। तो बाद में जो यहाँ के शासक थे उन्होंने इसको पक्का करवा के एक तालाब का रूप दे दिया है और यह जो जगह है भीमलत सरोवर या भीमलत तालाब कहलाती है। तो यह है इस स्थान की कहानी। और अब आगे आपको बताता हूँ जो भीम का बनाया हुआ जो परकोटा कहा जाता है
तो इसको देखा था 5वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने। वो यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें यह परकोटा दिखाई देता है। वह अपने सैनिकों के साथ ऊपर आते हैं। यहाँ पर उनको कई जो प्राकृतिक जलाशय भी दिखाई देते हैं और यह जो मैदानी भाग होता है, उन्हें लगता है कि यह स्थान जो है किला बनाने के लिए उपयुक्त है। तो इस तरीके से चित्रांगद मौर्य ने यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया और वह दुर्ग कहलाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो इतिहास है, मैं थोड़ी देर के अंदर आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले हम चलते हैं यहाँ से अन्य स्थान पर। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है चित्तौड़गढ़ के इस सेकंड ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। चित्तौड़गढ़ सीरीज अभी रहेगी जारी और फिलहाल है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट की बारी, जिसमें मैं देता हूं हर बार आपको एक शब्द और उस शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना। और यहाँ इस किले में आने के बाद में आज जो वर्ड जो मेरे माइंड के अंदर आ रहा है वो है जीत, क्योंकि यहाँ पर जीत की कामना को लेकर बहुत सारे रणबांकुरों ने युद्ध लड़ा था और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस किले की महानता जो है वो उन वीरों से ही जुड़ी हुई है। तो आज जो मेरा जो आपके लिए सॉन्ग है वो है ये। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो आप अगर संग हैं तो जीत मेरी तो होनी ही है। फिलहाल आपको जीत वर्ड वाला जो सॉन्ग है वो मुझ तक पहुंचाना है, ठीक है? तो कमेंट कीजिए और पहुंचाइए अपनी पसंद का गाना जिसमें वर्ड हो जीत। और जाने से पहले आपसे इतना ही है कहना कि अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। पहली बार इस ब्लॉग के थ्रू जो इस चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक सीधे अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना? और अगर साथ ही आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये जो आईडी है इसे आप सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। तो जाते जाते आपसे है इतना ही कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।